हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 7 जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन एंड न्यूमेरिकल पोर्शन, यानी कि दोनों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियोज़ तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। जो हमारी पिछली यूनिट थी यूनिट 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो अब हम उसके आगे की यूनिट यानी कि यूनिट 8 को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, जो कि है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो ये भी एक छोटी सी यूनिट है, तो हमने सोचा इसी के साथ इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देन फिर हम लोग जाएंगे मैग्नेट वाले यानी मैग्नेट वाली यूनिट्स में, जो कि 3 यूनिट्स एक साथ दी गई हैं, 4, 5 और 6। हमने पहले भी आपको बताया था ये 4, 5, 6 और जो यूनिट हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, जैसा कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो फिर उनको तीनों कवर करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी यूनिट 1 से यूनिट 10 तक की जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सभी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिट 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इसमें हम आज कुछ इनका बेसिक पढ़ेंगे और फिर ये छोटी सी यूनिट है तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे अपने मैग्नेट वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको। तो चलिए देखते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको। सबसे पहले हमारा टॉपिक है विस्थापन धारा। तो क्या होती है विस्थापन धारा, इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा, जब हमने वैद्युत धारा वाले जो हमारे चैप्टर्स थे, वो जब हमने वो पढ़े, जो टॉपिक्स थे पहले हमने जो वो पढ़े, तो उनमें हमने देखा था कि जो वैद्युत धारा है उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। और हम मैग्नेट वाली यूनिट में पढ़ेंगे भी कि दो धारावाही तार परस्पर एक दूसरे पर जब चुंबकीय बल आरोपित करते हैं तो उनके साथ जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या उत्पन्न करता है, वो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच की एक सममिति को उन्होंने नोट किया और फिर उन्होंने परिकल्पना की कि परिवर्ती जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न कर सकता है, तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र अवश्य ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उन्होंने ये परिकल्पना की। उन्होंने दोनों यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच की उन्होंने एक सममिति निकाली, फिर उसको उन्होंने नोट किया। तो उन्होंने एक अध्ययन किया यहाँ पर कि किस प्रकार से परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हुआ कि समय के साथ परिवर्तनशील धारा से जुड़े संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या लगाया, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम ही लगाया जाता है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, कहाँ पर, मैग्नेट की यूनिट में। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए कि इसका जो यूज है वो यहाँ पर क्या किया गया है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया उन्होंने। और ये जो प्रयोग है यानी विस्थापन धारा का जो प्रयोग है ये बेसिकली आता है कहाँ से, संधारित्र से आता है। क्योंकि यहाँ पर एक संधारित्र का प्रयोग करके ही हम विस्थापन धारा की जो परिकल्पना है वो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो उन्होंने जब एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, तो उनको एक असंगति दिखाई दी, यानी उनका ध्यान एक असंगति की ओर गया। तो उस असंगति को दूर करने के लिए उन्होंने एक धारा की क्या की, एक धारा की कल्पना की। एक धारा की उन्होंने कल्पना की और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही कहा गया क्या, विस्थापन धारा। तो उनका कोई वो नहीं था। उन्होंने जब क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया, तो उनका ध्यान इस नियम संबंधी एक असंगति थी, नियम में एक असंगति थी। तो इसको दूर करने के लिए एक इन्होंने अतिरिक्त, वैसे तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसमें एक धारा होती है ऑलरेडी, लेकिन इन्होंने एक और धारा की परिकल्पना की, अस्तित्व की परिकल्पना की, और जिसे उन्होंने क्या कहा, विस्थापन धारा का, डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो इस प्रकार से इसकी ये परिकल्पना आती है। आप क्या करेंगे, इसको एक फार्मूले के माध्यम से, क्या होगा इसका फार्मूला, इन सभी के माध्यम से वहाँ पर हम इसका जो मान है वो निकालेंगे। यानी जो विस्थापन धारा होती है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फिर किस प्रकार से ये संधारित्र में वर्क करती है, किस प्रकार के संधारित्र में इसका मान 0 होता है, ये कुछ होता है, इसके बारे में हम भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक संधारित्र के लिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक संधारित्र के लिए यहाँ पर हम जो फार्मूला लेंगे वो होगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने क्या लिया फार्मूला, और ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। क्योंकि हमको एक संधारित्र के माध्यम से यहाँ पर जो मान है
विस्थापन धारा का जो मान है वो यहाँ पर हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला लगाएंगे, यानी फाई ई बराबर ई इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ε0 Q/A इंटू ए। तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा Q/ε0। तो इतना हमारा होगा फार्मूला। फिर हम क्या करेंगे, Q बराबर ये हो जाएगा फाई ई ε0, यानी हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, Q का मान निकाल लिया। अब जो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q है, वो Q समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो वैद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी Q हमको पता चल गया। अब जो आवेश Q है वो क्या है, समय के साथ बदल रहा है। तो धारा हमको निकालनी होगी I बराबर dQ/dt, यानी ये हो जाएगी I बराबर dQ/dt। तो I बराबर dQ/dt, तो यानी d/dt, और Q का मान क्या है, ε0, यानी कि फाई ε0। तो ये हो जाएगा ε0 d फाई e/dt, d फाई e/dt, ये हो गया मान हमारा। तो ये जो I है, अब ये I किसके बराबर हो गया, ε0 d फाई e/dt। तो ये निकला, और ये जो I है यही होती है क्या, विस्थापन धारा। इसको हम ID से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये संधारित्र के माध्यम से ये मिलती है क्या, विस्थापन धारा मिलती है। ID बराबर ε0 d फाई e/dt। ये एक्स्ट्रा धारा है जो अलग से मैक्सवेल ने अस्तित्व की एक कल्पना की थी, तो वो ये धारा हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये हमको प्राप्त हो गई। उसके बाद आवेशों के प्रवाह के कारण चालकों में जो धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चालन धारा कहते हैं। तो ये पहले से ही होती है। अगर संधारित्र है तो उसमें जो धारा का चालन होगा तो वहाँ पर एक धारा ऑलरेडी होगी IC, जो कि होगी कौन सी, चालक धारा, यानी कि चालन धारा होगी। और ये जो हमको मिला यानी इसके माध्यम से, तो इसके द्वारा ये व्यक्त होता है कि परिवर्तनशील, देखिए यहाँ पर परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण जो अस्तित्व में आती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं, या इसे ही मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहा जाता है। ये जो हमको धारा मिली ये कैसे आती है, परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र, परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र से धारा आती है। क्योंकि हमने आपको शुरू में क्या बताया था कि मैक्सवेल ने एक एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। तो जब उन्होंने ये नियम लगाया एम्पियर का परिपथीय, तो उन्होंने एक असंगति देखी, उसको दूर करने के लिए, उस असंगति को दूर करने के लिए उन्होंने एक धारा की परिकल्पना की अपनी तरफ से, जिसे उन्होंने विस्थापन धारा कहा, और वो इस प्रकार से निकलती है परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र में। तो इसे ही कहा जाता है क्या, विस्थापन धारा। अब जो विस्थापन धारा यानी कि जो कुल धारा होती है वो दोनों के योग के बराबर होती है, यानी जो I होती है वो IC प्लस ID, यानी दोनों धाराओं के योग के बराबर होती है। क्योंकि कुल धारा वही होगी ना, एक तो IC पहले ही चालन धारा उसमें, और विस्थापन धारा की अलग से परिकल्पना की मैक्सवेल ने, तो दोनों का योग ही होगी क्या, कुल धारा। और अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो संधारित्र की प्लेटों के बाहर, यानी दो स्थितियों में हमको ये चीज़ें निकालनी है। तो दो स्थितियों में, यानी संधारित्र के प्लेटों के बाहर और संधारित्र के भीतर। तो सबसे पहले देखते हैं संधारित्र की प्लेटों के बाहर, संधारित्र की प्लेटों के बाहर। तो संधारित्र की प्लेटों के बाहर क्या होगी, तो दोनों धाराओं में IC लिख लेंगे और ID, यानी हमको एक तुलना करनी है कि संधारित्र की प्लेटों के बाहर IC और ID क्या होंगी, और संधारित्र की प्लेटों के भीतर, यानी प्लेटों के भीतर IC ID क्या होंगी। देखिए दो स्थितियाँ लिखी, संधारित्र की प्लेटों के बाहर और संधारित्र की प्लेटों के भीतर, यानी कि संधारित्र के भीतर। तो दोनों केसों में जो हम तुलना करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि संधारित्र की प्लेटों के बाहर चालन धारा होती है, यानी IC बराबर I, IC बराबर I, यानी कि संधारित्र की प्लेटों के बाहर चालन धारा तो होती है लेकिन कोई भी विस्थापन धारा नहीं होती है, यानी ID बराबर 0। तो देखिए दोनों स्थितियों में आपको याद रखना है, संधारित्र के बाहर कोई भी विस्थापन धारा नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होती, जबकि प्लेटों के भीतर यानी संधारित्र के भीतर कोई भी चालन धारा नहीं होती, और वहाँ पर होती है सिर्फ और सिर्फ विस्थापन धारा, जो कि होती है
I के बराबर। तो प्लेटों के भीतर ये स्थिति होती है और प्लेटों के बाहर केवल और केवल चालन धारा होती है और प्लेटों के भीतर केवल और केवल विस्थापन धारा होती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट था। ये पूरी तरीके से पहले हमने देखा शुरू में कि किस प्रकार से विस्थापन धारा की परिकल्पना की गई। ये कहीं पर होती नहीं है, आपने पहले पढ़ा भी नहीं होगा। हमने वैद्युत धारा का पूरा चैप्टर पढ़ा, लेकिन कहीं पर हमको विस्थापन धारा मिली नहीं मिली, हमको सिर्फ और सिर्फ चालन धारा मिली। तो ये यहीं पर यानी कि एम्पियर के परिपथीय नियम लगाते समय मैक्सवेल को ऐसा लगा कि थोड़ी सी असंगति है नियम में, उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक धारा की परिकल्पना की, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, विस्थापन धारा का। और इसका कॉन्सेप्ट इस प्रकार से आता है और संधारित्र से ही निकाला जाता है चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से। तो इतना कॉन्सेप्ट था विस्थापन धारा का। अब आगे देखते हैं हम लोग जो हमारे आगे के टॉपिक हैं, यानी मैक्सवेल की समीकरणें। तो मैक्सवेल की समीकरणें क्या होंगी, इनको देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें क्या है, तो मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के आधारभूत नियमों को गणितीय रूप दिया। इन्हें मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। इनके आधार पर मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। तो मैक्सवेल एक ऐसे वैज्ञानिक थे कि उन्होंने जो इलेक्ट्रिक जो यानी कि विद्युत और चुंबकत्व, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, तो इस चैप्टर का भी नाम तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, दोनों यूनिट को आपस में मिला दिया गया है और फिर जो उनसे जो रिजल्ट्स निकले हैं उनको यहाँ पर यूज किया गया है। लेकिन हम लोगों ने अभी मैग्नेट जो यूनिट है वो पढ़ी नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको यहाँ पर मैनेज करना है। हम इस यूनिट के जस्ट बाद मैग्नेट की तीनों यूनिट बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा यूज है वो आपको देखना है। तो मैक्सवेल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत और चुंबकत्व दोनों में अपना योगदान दिया और दोनों के नियमों के माध्यम से ये नियम उन्होंने अपने निकाले, यानी समीकरण दिए। वैसे ये नियम तो देखिए देखेंगे आप, तो विद्युत का गॉस नियम, चुंबकत्व का गॉस नियम और फैराडे नियम और एम्पियर मैक्सवेल नियम, तो ये एक नियम दिए गए हैं। लेकिन इन्होंने मैक्सवेल ने एक समीकरण जोड़कर एक समीकरण बनाया है जिन्हें मैक्सवेल के समीकरण कहा जाता है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं क्या होता है विद्युत का गॉस नियम। तो विद्युत का गॉस नियम हमने पढ़ा है पीछे, जब हमने चैप्टर पढ़ा था गॉस का नियम चैप्टर हमने पीछे पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने इन चीज़ों को पढ़ा है, यानी विद्युत का गॉस का नियम पढ़ा है। तो इसके अनुसार क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये होता था गॉस का नियम। अब इसको गणितीय रूप में हम लिखे दे रहे हैं। तो इंटीग्रेशन यानी क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर dA वेक्टर बराबर Q/ε0, ये होता है फार्मूला विद्युत के गॉस के नियम का। और नियम हमने आपको बता दिया, एक लाइन का नियम इनका, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा निर्गत कुल यानी कि नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये देखिए आवेश का 1/ε0 गुना दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या है, Q पृष्ठ क्षेत्रफल A द्वारा घिरा गया क्या है, ये है कुल आवेश, ये दिया हुआ कुल आवेश। और ये मैक्सवेल की क्या है, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है। प्रथम समीकरण बताया उन्होंने विद्युत का गॉस का नियम, ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है। और इसमें स्थिर तथा गतिमान दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है। तो ये भी आपको याद रखना है, स्थिर आवेश हो या गतिमान आवेश हो, दोनों के लिए ये लागू होता है जो विद्युत का गॉस का नियम है। तो इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको याद रखनी। अब देखते हैं मैक्सवेल की अगली समीकरण क्या है। तो मैक्सवेल की अगली समीकरण है चुंबकत्व का गॉस का नियम। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी क्या पढ़ा था, विद्युत का गॉस का नियम। अब चुंबकत्व का गॉस का नियम, गॉस ने विद्युत और चुंबकत्व दोनों के नियम दिए। तो इसके अनुसार उन्होंने क्या बताया, तो इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। अब इसको फार्मूले में डिनोट करते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर 0। तो ये देखिए क्या हो गया, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, तो शून्य हो गया। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण, और ये रिलेटेड है मैग्नेट से। और यह नियम दर्शाता है कि प्रकृति में स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी जो स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव है वो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जब क्लोज इंटीग्रेशन B dA क्या आ गया, शून्य आ गया, जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स था वो यहाँ पर शून्य आ गया। तो ये नियम हमको ये डिनोट करता है कि प्रकृति में स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई भी
अस्तित्व नहीं है। तो ये होता है क्या, चुंबकत्व का गॉस का नियम या मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण, इसे ही कहा जाता है। अब आगे देखते हैं मैक्सवेल की तृतीय समीकरण क्या है। तो ये तृतीय समीकरण है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। फैराडे का नियम इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण यूनिट। मैग्नेट की एक यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब वो यूनिट हम पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फैराडे के नियम के बारे में। तो फैराडे ने क्या बताया कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर का ऋणात्मक होता है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ये क्या हो गई दर, इसके क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब इसको देखिए, विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट किया जाएगा और फिर डी फाई वी अपान डी टी, और ये होगा निगेटिव। तो ये हो गया विद्युत वाहक बल, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऋणात्मक होता है। ई क्या है, ई है यहाँ पर विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और ई बराबर क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल। वेक्टर तो ये बेस की जगह हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यही तो मैक्सवेल का कहना था कि जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि परिवर्ती, यहाँ पर वैद्युत नहीं होगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र में हम परिवर्तन करेंगे तो वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमको मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, फैराडे का नियम। उसके बाद आगे देखते हैं हम, जो आगे है वो है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। तो इसमें क्या किया, एम्पियर और मैक्सवेल ने, यानी मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम को भी जब साथ में मिला के एक नियम बनाया तो उसे ही हम कहते हैं क्या, एम्पियर परिपथीय नियम। तो इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकल होता है, लाइन इंटीग्रल, चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो इसके अनुसार क्या होता है, हमने आपको बताया किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकल होता है वो चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। जो पहले एम्पियर का नियम होता था, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ किसका नियम है, सिर्फ और सिर्फ एम्पियर का नियम है। तो ये होता था फाई बी डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। ये इतना होता था केवल और केवल एम्पियर का नियम, जिसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे मैग्नेट की यूनिट में। फिर मैक्सवेल ने इसमें क्या किया, तो देखिए एक ही धारा थी तो इसमें कुछ असंगति मिली मैक्सवेल को, तो उन्होंने एक और धारा की परिकल्पना कर दी आई डी की। तो इनको मिलाकर इन्होंने एक नया रूल बनाया, एक नया नियम बनाया, जो कि क्या है, बी डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये इन्होंने बनाया, यानी इन्होंने एक धारा को दो धारा कर दिया, यानी एक की इन्होंने अलग से परिकल्पना की, और चालन धारा तो पहले से ही उसमें थी ही, यानी कि आईसी पहले ही थी। आईडी बराबर क्या होता है यहाँ पर, आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी, ये इसके बराबर में होता है। तो ये हो गया आईडी, और ऊपर ये जो मेन नियम है, यानी अगर बात आए कहीं पर एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम की, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये लिखना है और इसको ही भाषा के रूप में लिख देना है। जैसा हमने आपको बताया कि अगर आपको फार्मूला पता है तो आप भाषा स्वयं ही वहाँ पर बना सकते हैं, इतना आप स्वयं वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है ये एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और जितने भी टॉपिक हमारे हुए बहुत ही ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था इसका, जिसमें कुछ मैग्नेट भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन आप उसको हमने आपको बता दिया है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। बाकी हम जब मैग्नेट वाली यूनिट पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। इसके कुछ ही टॉपिक और बचे हैं, क्योंकि छोटी सी यूनिट है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, और फिर अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके बारे में जब हम अलग से जानेंगे तो सभी को हम बहुत ही डिटेल से जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।